हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 6 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो द हिंदू से लिया गया है, द ग्रेट इलेक्शन ओवर द व्यू फ्रॉम वॉशिंगटन। जो यूनाइटेड स्टेट है वो इंडिया के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आने वाले समय में इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शन होने वाले हैं। अगर सरकार बदलती है तो इंडिया के लिए और यूएस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है स्लाइड डिप इन नंबर ऑफ वुमेन इन लोकसभा वेल अंडर प्रपोज 33% कोटा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इंफॉर्मेशन डेटाबेस्ड आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। नीचे लिंक भी दी होगी, आप उसमें मोर में क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द ग्रेट इलेक्शन ओवर द व्यू फ्रॉम वॉशिंगटन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंडो यूएस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल में क्या बात करेंगे, इंडिया के जो लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं उसके रिजल्ट को किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स वॉशिंगटन देख रहा है। वॉशिंगटन का मतलब क्या है, कैपिटल है वहाँ की, और यहीं पर सरकार बैठती है। तो किस तरीके से जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की वो इस रिज़ल्ट को देख रही है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले समय में इंडो यूएस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और अगर सरकार चेंज होती है यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पर जनवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं तो कैसे रिलेशन होंगे ट्रम्प के साथ। ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी इस आर्टिकल में। अब थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। इस बार जो है बीजेपी लेड गवर्नमेंट थर्ड टाइम आई है, और अगर हम बात करें बीजेपी की सीट्स की तो बीजेपी ने 240 सीट्स जीती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पर बहुमत से अभी भी 32 सीटें कम है। अगर आप पिछली दो सरकार से कंपेयर करेंगे तो पिछली दो सरकारें बीजेपी लेड ज़रूर थी, कोलिशन गवर्नमेंट ज़रूर थी, लेकिन उस गवर्नमेंट में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की क्षमता रखती थी। इसका मतलब क्या है, बीजेपी की जो सीट्स थी पिछले दो चुनाव में वो 273 से अधिक थी। अब ये 273 नंबर क्या है, टोटल 545 सीट्स है लोकसभा में, डिवाइड बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 273। मेजॉरिटी नंबर क्या है, 273। सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनती है, लेकिन बीजेपी को अभी कितनी मिली है, 240। इसका मतलब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही है, उसे अपने अलाइज की ज़रूरत है। हालांकि जो बीजेपी थी उन्होंने प्री पोल अलायंस किया था, जब पोलिंग नहीं हुई थी उसके पहले ही उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा है, जिसका नाम क्या है, एनडीए। और एनडीए को पूर्ण बहुमत है, 292 सीट्स है, 273 चाहिए, 292। अच्छा, अब क्या इंडिया की जो इंडिया अलायंस है उनकी सरकार बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपके अलायंस हैं अगर ये छोड़ के स्विच कर लेते हैं साइड, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी अगर छोड़ के इंडिया अलायंस में चले जाते हैं, और जेडीयू इंडिया अलायंस में चले जाते हैं, और कुछ अदर्स अगर इंडिया अलायंस के साथ मिल गए तो वो भी 272 ले करके सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इस बार एनडीए गवर्नमेंट आई है ये रिलेटिवली वीकर होगी, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, ये कोलिशन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, जो यूपीए के समय में थी, यूपीए 1, यूपीए 2 और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको सारे पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, जो आपके साथ गठबंधन में। इसके साथ साथ आपको मिनिस्ट्री शेयर करनी पड़ेगी और भी कई तरह के नेगोशिएशंस किए जाते हैं। तो इतना आसान अगले 5 साल नहीं होने वाले हैं।
अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से वॉशिंगटन इस रिजल्ट को देख रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों ही इंडिया से लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे लोगों में ये कंसेंसस है, कुछ लीडर्स ऐसे ज़रूर हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो इंडिया को जब देखो तब लेक्चर देते रहते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, माइनॉरिटी इशू हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर बात करें तो बाय एंड लार्ज जो जितने भी लीडर्स हैं, चाहे दोनों पार्टी में देखें, तो एक कंसेंसस है कि इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छे होना चाहिए। इंडिया को एज अ इम्पॉर्टेंट पार्टनर की तरह यूनाइटेड स्टेट्स देखता है, और उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है चाइना का असर्टिव राइज। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेस्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, सिमिलर साइज, डेमोक्रेटिक वैल्यू शेयर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को जो है सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया से रिलेशन बेहतर रहेंगे तो चाइना को वो काउंटर कर पाएगा। तो बाय एंड लार्ज यूनाइटेड स्टेट्स का ये स्टैंड है कि इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छे होना ही चाहिए। इसके पहले ट्रम्प थे, तो ट्रम्प के साथ भी मोदी जी के रिलेशन बहुत अच्छे रहे और बाइडन के साथ भी बहुत अच्छे रहे। थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट ज़रूर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आई है और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी जीत ना पाए। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें पोस्ट हिंदुत्व जो टाइम आएगा या फिर पोस्ट बीजेपी जो एरा आएगा उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे कांग्रेस है उनके साथ भी हो सकता है कि अगली विजिट में कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हो, क्योंकि अब अपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है, अमेरिका का जो सपोर्ट है वो जनरली चाइना का असर्टिव राइज हो रहा है इसके कारण है, लेकिन उसके अलावा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में कई सारे चैलेंजेस आ गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज था यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर में जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने क्लेम किया था कि जितनी भी डेमोक्रेसी है वो यूक्रेन के सपोर्ट में है, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। इनफैक्ट इंडिया ने रशिया से बहुत सस्ते दामों में ऑयल खरीदा। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी इंडिया ने रशिया से जो है ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। सो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि अगले 5 साल में वो किस तरीके से बैलेंस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के साथ रिलेशन। ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होगी हमें नहीं पता, लेकिन ये एक चैलेंज रहेगा। यूनाइटेड स्टेट के लिए ये चैलेंज रहेगा कि वो ऑलरेडी जानता है कि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे ले के जाता है इंडिया के साथ। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के प्रोसिक्यूटर ने असैसिनेशन प्लॉट करने के आरोप लगाए हैं इंडिया पे। कहा है कि जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं उनके अगेंस्ट इंडिया षड्यंत्र कर रहा है और उनको मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो है इस पर काफ़ी बवाल हुआ है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है और एक डेवलपिंग कंट्री ये कर रही है। ये चीज़ तो वो उसके ईगो में आ गई है और वो झेल भी नहीं पाएगा। उसने इंडिया को वार्न किया है कि अगर इस तरह के केसेस दोबारा आते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे। इंडिया ने तो बोल दिया भैया हमारा तो कोई रोल है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जो बाइडन है उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को अश्योरेंस दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया के साथ रिलेशन अभी भी बढ़िया रहेंगे। इंडिया प्रोब कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई है, और उसके बाद जो है वो अपने प्रोब के रिजल्ट बताएगा, उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने वार्न ज़रूर कर दिया है कि इंडिया इस तरह के अगर कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर
कनाडा हो या फिर बाकी कोई भी कंट्री हो, इस तरह की एक्टिविटी जो एंटी इंडियन एक्टिविटी है इसे टॉलरेट नहीं कर रहा है। और मोदी जी की ही सरकार है, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह के इवेंट्स हो सकता है हमें फ्यूचर में देखने को मिले। तो इंडिया और यूएस के रिलेशन किस तरीके से होंगे अगर ऐसी चीज़ें और होती है, ये देखने लायक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इंडिया जो है उसके तुरंत बाद कहा कि हम लोग आपसे $4 बिलियन का ड्रोन खरीद लेते हैं, प्रीडेटर ड्रोन इंडिया जो है खरीद रहा है ना, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स खुश हो जाए। अगर ट्रम्प की सरकार आती है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चैलेंजेस ज़्यादा होंगे अगर इंडिया इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो प्रो बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, ट्रेड से मतलब है। तो आई डोंट थिंक कि ट्रम्प इतना प्रॉब्लम करेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में थोड़े इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ट्रम्प की सरकार आती है तो रिलेशन अच्छे ही रहने वाले हैं। हालांकि कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है, जैसे कि इंडिया को जो फेवरेबल टर्म्स मिलते थे ट्रेड में, वो हो सकता है ना मिले। जैसे कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये यूनाइटेड स्टेट ने 2019 में विड्रॉ कर लिया था, लेकिन इसे दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही थी। ट्रम्प की सरकार आएगी तो ये दोबारा से शुरू नहीं होने वाला है। तो ट्रेड में ज़रूर नुकसान हो सकता है, लेकिन ट्रम्प ना ह्यूमन राइट वायलेशन पे लेक्चर देने वाला आदमी है, ना ही रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। तो बाय एंड लार्ज अगर ट्रम्प भी आता है तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है स्लाइड डिप इन नंबर ऑफ वुमेन इन लोकसभा वेल अंडर प्रपोज 33% कोटा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन डेटा बेस्ड आर्टिकल है। आपको ट्रेंड्स दिए हुए हैं। ये ट्रेंड्स आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, डेटा आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आर्टिकल बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है और आपके यूपीएससी प्री पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। इंडिया इज इलेक्टेड 74 MPs टू लोकसभा this year, 4 fewer than in 2019 and 52 more in India's first election in 1952। 2024 में कितनी महिलाएं एमपी हैं? टोटल 74। और 2019 में कितनी थी? 78। ठीक, तो पिछले इलेक्शन में ज़्यादा जो है एमपी महिलाएं चुनकर आई थी, इस बार थोड़ी कम आई हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 13% जो सीट्स है, 13.63% वो महिलाओं ने जीती है। ठीक, तो यहाँ पर पिछले इलेक्शन से कंपैरिजन में जो महिलाओं का परसेंटेज है वो कम हुआ है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड, उसमें कितने परसेंट सीट रिजर्व की गई है? 33%। और यहाँ पर अभी कितनी जीती है? केवल 13%। तो 20% इंक्रीज होगा आने वाले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद, जब भी 33% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें लोकसभा में जो चेंज हुआ है जेंडर पर्सपेक्टिव से, ये चेंज बहुत स्लो है। इनिशियली 1952 में टोटल 4%, 4.41 जो है स्ट्रेंथ थी महिलाओं की लोअर हाउस में। उसके बाद ये इंक्रीज हुई 6% के अराउंड अगले डिकेड में। लेकिन इंदिरा के समय में 1971 में केवल 4% पर वापस आ गई। ये आयरनी है, क्योंकि एज अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो चूँकि वो महिला हैं तो चांसेस ये लग रहे थे कि क्या होना चाहिए कि महिलाओं का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं जीती थी 1971 इलेक्शन में, उनका परसेंटेज केवल 4 था। इसका मतलब अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ये लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले बढ़ा, 6 तक पहुंचा 1962 में, फिर 67 में कम हुआ, फिर 71 में कम हुआ, फिर 77 में और कम हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर कम हुआ और उसके बाद फिर लगातार बढ़ रहा है। 2019 है उसमें हाईएस्ट था 14.36% और इस बार जो है 13.63% रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें तो जो वुमेन हैं लोकसभा में
सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी से चुनकर आई हैं। बीजेपी से 31 वुमेन एमपीज़ हैं, कांग्रेस से 13, टीएमसी से 11, एसपी से 5 और डीएमके से 3। लेकिन अगर प्रपोर्शन में परसेंटेज वाइज बात करें, क्योंकि कांग्रेस के पास तो सिर्फ 99 एमपीज़ जीत के आए हैं और बीजेपी के 240 हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टीएमसी से 37.93% जो है जो जीत के आए कैंडिडेट वो महिलाएं हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर कांग्रेस है 13.13 और थर्ड पे बीजेपी है अगर परसेंटेज में बात करें। चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इस चुनाव में लगभग 8,360 कैंडिडेट खड़े हुए थे, इन्हें अलग अलग पार्टीज़ ने टिकट दी थी और इसमें जो महिलाओं को टिकट मिली थी उसका परसेंटेज 10% के अराउंड है। तो यही पॉलिटिकल पार्टी जब 33% रिजर्वेशन बिल आया था और फिर एक्ट बना, तब सारी पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट लेना चाहती थी। कांग्रेस बीजेपी ने तो लाई है तो वो तो लेगी ही, सब लोग क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद से 33% महिलाओं को एज अ टिकट भी नहीं दी कैंडिडेट। जीतना हारना तो दूर की चीज़ है, आपने टिकट भी नहीं दिए। तो ये एक अच्छा मौका था एक इनिशिएटिव लेने का, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी 33% तक के कैंडिडेट को टिकट दे सकती थी, महिलाएं कैंडिडेट्स को। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो अभी भी बहुत पुअर है और 33% की ज़रूरत है ही अगर इसे बढ़ाना है, क्योंकि खुद से तो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करने वाली। चीज़ें क्लियर है क्या? और जो इंक्रीज़ हुआ है वो लीनियर नहीं हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ रहा है, फिर अभी एकदम मैक्सिमम पहुंचा और फिर घट गया। और जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत तेज़ी से जो आपका 33% रिजर्वेशन है एकदम से बढ़ेगा। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय।